Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss law of tort. आज हम लोग लॉ ऑफ टॉट के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगी कि प्लेलिस्ट में लॉ ऑफ टॉट के लगभग मैंने 31 से लेके 32 तक वीडियो जो है अपलोड की हूँ और उसे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हूँ। तो उतने सारे वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है एंड अगर आप कुछ लीगल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत सोचते हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करें कोई भी टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि टॉट को हिंदी में हम लोग अपकृत्य कहते हैं। अपकृत्य आखिर जो टॉट है आखिर होता क्या है? मेरी वजह से किसी को लॉस हुआ है तो इट इज कॉल्ड टॉट। मेरी वजह से किसी को लॉस हुआ है तो इट इज कॉल्ड टॉट। तो मेरी वजह से किस चीज का लॉस होना चाहिए? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि सिविल केसेस के अंतर्गत टॉट आते हैं। तो सिविल केसेस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस आते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड केस एंड रेपुटेशन रिलेटेड केस, लिबर्टी रिलेटेड केस एंड बॉडली इंजरी रिलेटेड केस। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम प्रॉपर्टी रिलेटेड कैसे केसेस हो जाते हैं जो टॉट कहलाएंगे या फिर रेपुटेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी कार्य किया या ऐसा कोई भी चीज कहा जिसकी वजह से सामने वाले बंदे की रेपुटेशन को लॉस होता है तो इट इज कॉल्ड टॉट। या फिर आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास कर लिया तो इट इज कॉल्ड टॉट। आपने किसी की लिबर्टी को हानि पहुंचाई तो इट इज कॉल्ड टॉट। आपने किसी को बॉडली इंजरी दी तो इट इज कॉल्ड टॉट। तो यहाँ हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे टॉपिक के अंतर्गत कि टॉट के अंतर्गत और क्या क्या टॉपिक हैं, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टॉट जो है जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड जो है लिया गया नहीं कह सकते हैं कि टॉट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है? फ्रेंच वर्ड। और इसकी ओरिजिन मीन्स कि इसका उद्भव जो है लैटिन लैंग्वेज टॉटम से हुआ है जिसका मीन्स होता है टू ट्विस्ट। क्या होता है? जिसका मीन्स टू ट्विस्ट। अब यहाँ पर चलते हैं, इस चीजों को ध्यान से समझ लेना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टॉट की ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुई है। तो आपको आंसर देना होगा लैटिन लैंग्वेज जिसका मीन्स क्या होता है? टॉटम। टॉटम मीन्स क्या होती है? टू ट्विस्ट। एंड वर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो फ्रेंच वर्ड आप लिखिएगा, फ्रेंच वर्ड टिक कीजिएगा क्वेश्चन में आंसर में। अब हम लोग चलते हैं, इसके अंतर्गत 14-15 टॉपिक दिए हुए हैं तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक है क्या चीज है? असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स होती है हमला। हमला क्या चीज होता है? जैसे कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं जो हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि आप टॉट को अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप क्या करते हो कि नहीं समझ रहे हो। और मैं क्या कहती हूँ कि आप अच्छे से समझिए, नहीं तो मैं आपको एक थप्पड़ लगा दूंगी। क्या करूँगी? एक थप्पड़ लगा दूंगी। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? आपको डरा रही हूँ, धमका रही हूँ। तो ये क्या हुआ? असॉल्ट हुआ। यहाँ पर असॉल्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या किया कि आपको डराया, धमकाया, लेकिन विदाउट टच। यहाँ पर टच आवश्यक नहीं है। जहां पर टच नहीं है वो हो जाएगा असॉल्ट। ओके, अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि आईपीसी के सेक्शन, यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 351 के अंतर्गत इसे दंडनीय माना गया है असॉल्ट को। अब यहाँ पर हम लोग बैटरी समझेंगे। बैटरी समझने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा जो टॉट है वो इंडियन जो हम कहा जाए कि इंडियन लॉ के अंतर्गत नहीं आता है। तो कहाँ से आता है? तो ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में इसका विकास जो है 19वीं सेंचुरी के अंतर्गत हुआ है और अभी भी ये डेवलपिंग अवस्था में है क्योंकि इसका विकास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं हुआ है इंडिया में। इसे इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। और ये जो है
आपका मैं बता दूं आपको कि ये अनकोडिफाइड लॉ है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हम कह सकते हैं इंडियन जुडिशियल जो सिस्टम है उसके द्वारा इसे कोडिफाइड नहीं किया गया है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी मीन्स होती है प्रहार। मैंने क्या कहा आपको कि असॉल्ट में मैंने क्या किया आपको, मैंने आपको डराई धमकाई कि आप जो है टॉट को अच्छे से नहीं समझोगे तो मैं आपको एक तमाचा लगा दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, असॉल्ट हुआ। अब मैं क्या करती हूँ कि आप जो है नहीं समझते हैं, नहीं अच्छे से इस चीज को सुनते हैं, तो मैं क्या करती हूँ एक तमाचा आपको लगा देती हूँ। तो मैंने क्या किया, आप इसे बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं आपको डराई धमकाई, तो वो तो असॉल्ट हुआ। अब मैंने क्या किया कि मैंने आपको विदाउट कंसेंट एंड विदाउट एनी लीगल रीजन आपको मैंने थप्पड़ मार दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बैटरी, क्योंकि मैंने आपको प्रहार कर दिया। ओके, तो ये आईपीसी की सेक्शन 350 के अंतर्गत इसे पनिशेबल माना गया है। ओके, 350 के अंतर्गत इसे पनिशेबल माना गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर डिस्कशन करेंगे हम लोग। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स होती है मिथ्या कारावास। मिथ्या कारावास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या होती है कि यहाँ पर एक हाउस है और दो गनर आके यहाँ पर खड़े हो जाते हैं मेन डोर के पास में दो गनर आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप जो है अपने घर से, कोई भी व्यक्ति जो है घर से बाहर निकला तो मैं लोगों को क्या करूंगा, गोली से मार दूंगा। ओके, यहाँ पर क्या किया, दोनों व्यक्ति ने विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन के, विदाउट एनी लीगल आपने क्या किया कि लोगों को घर में कैद करके रख दिया है। घर में क्या किया, कैद करके रख दिया है। तो इस तरीके के कारावास जो है मिथ्या कारावास कहलाएगी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। आप जो है ऐसा नहीं कि घर ही में आप कैद करके रख सकते हैं। छत हो गया, किसी की ट्रेन हो गई, किसी का बरामदा हो गया, खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे, किसी के ग्राउंड में, कहीं पे भी आप किसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करते हैं, मीन्स कि मिथ्या कारावास करते हैं, तो आपको आईपीसी का सेक्शन जो है 340 के अंतर्गत आपको पनिशेबल माना जाएगा। 340 फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर बोला है कि रेस्टोरेंट मस्ट बी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, मीन की जो सदोष परिरोध है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होता है तो उसे 340 के अंतर्गत, उसको आईपीसी के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत उसे पनिशेबल माना गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग चलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या होती है कि एक व्यक्ति ने, मैंने नहीं बोलूंगी, एक व्यक्ति ने क्या किया कि इस व्यक्ति को 500 रुपीज दिया, 500 रुपीज दिया और बोला कि यहाँ पर जो सामने लड़की बैठी है उसका क्या करो कि उसका बाल पकड़ के खींच के आओ तो मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। ओके, क्या किया, इस लड़के ने इसको कहा कि 500 रुपीज तो भी दूंगा जब तुम इस लड़की का बाल खींच के आओगे। ओके, इसने क्या किया कि 500 के लोभ में इसने क्या किया, 500 के लोभ में जाके इस लड़की का बाल खींच के आता है और इसे 500 रुपीज देता है ये व्यक्ति। तो यहाँ पर इस लड़की के द्वारा अगर केस किया जाएगा या एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो कौन पनिशेबल होगा, यह व्यक्ति पनिशेबल नहीं होगा। कौन व्यक्ति पनिशेबल होगा, यह व्यक्ति पनिशेबल होगा, क्योंकि इसने क्या किया, इंस्टिगेट किया, उत्प्रेरित किया कि जाओ तुम जाके उसका बाल खींच के आओ, उसको मार के आओ तो मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। तो यहाँ पर यही चीज बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कराने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर इंस्टिगेट करके, उत्प्रेरित करके कोई भी कार्य कराया जाता है तो उसके अंतर्गत जो व्यक्ति जिसने इंस्टिगेट किया है, उत्प्रेरित किया है, वह व्यक्ति है जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी कहलाती है, प्रतिनिहित दायित्व कहलाता है। सॉरी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं।
जैसे कि एक कारखाना रहती है, मीन्स फैक्ट्री रहता है। तो फैक्ट्री में क्या होती है कि फैक्ट्री में पास्ता का उत्पादन हो रहा होता है। ओके, तो वहाँ के जो मालिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी जो एजेंट होते हैं उन लोग को बोल दिए रहते हैं कि तुम लोग जो है पास्ता का अच्छे से उत्पादन करना। अगर कोई भी अगर नुक्स होगा, खराबी होगा, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा बोल देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर क्या होती है कि अगर माना कि जैसे कि कोई भी एजेंट के द्वारा अगर कोई भी पास्ता को कहीं भी ले जा रहा होता है, तो क्या होती है कि अगर उसमें से कुछ पास्ता जो है खराब निकल जाता है या पास्ता जो है क्या होती है कि नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पर एजेंट जो है जिम्मेदार नहीं होगा। कौन जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि दायित्व के अंतर्गत, लाइबिलिटी के अंतर्गत, वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत यही बोला गया है कि कोई भी एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, न कि कोई भी एजेंट जिम्मेदार होता है। ओके, मैंने जब एजेंट की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताई थी कि एजेंट के गलती के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंतर्गत। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस आखिर क्या होता है? उपेक्षा। उपेक्षा क्या होती है? उपेक्षा सावधानी का अभाव। उपेक्षा को हम लोग सावधानी का अभाव कहते हैं। लीगल ड्यूटी टू टेक केयर बट यू ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डिफेंडिंग देन डैमेज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं नेग्लिजेंस। जैसे कि आपने क्या किया कि पब्लिक रोड पर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर स्कूल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा स्कूल को बनाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या किया कि कुछ अपने वर्क करना था, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि पब्लिक रोड पर गड्ढा को खोद दिया। ओके, पब्लिक रोड पर गड्ढे को खोद दिया, और उसने क्या किया कि यहाँ पे ना तो रेड लाइट का प्रबंध किया कि मीन्स कि यहाँ पर डेंजरस है, यहाँ पे गड्ढा जो है खुदा गया है, आप जो है इधर से कोई भी पब्लिक जो व्यक्ति जो लोग जा रहे हैं वो लोग ना जाएं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। और पब्लिक रोड पर उसने 20 सड़क पर उसने गड्ढा को खोद दिया, जिसकी वजह से क्या होती है कि रात जब होता है तो आपको पता है कि रात में क्या होती है कि अगर किसी वजह से लाइट कट जाती है या फिर किसी को नहीं दिखता है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि पब्लिक रोड से आपको पता है कि कितने सारे व्यक्ति लोग आ रहे हैं और जा रहे होते हैं। अब क्या होती है कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर इस गड्ढे में क्या होती है कि गिर जाता है, अंधेरे की वजह से कोई भी व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर जाता है तो किसका उपेक्षा माना जाएगा, किसका नेग्लिजेंस माना जाएगा? ऑफ कोर्स इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की उपेक्षा मानी जाएगी, इस कॉन्ट्रैक्टर की उपेक्षा मानी जाएगी। तो यहाँ पर किसी की उपेक्षा की वजह से किसी को हानि पहुँचती है, इंजरी पहुँचती है, तो हम लोग जो है क्या कहेंगे, उसे नेग्लिजेंस कहेंगे, उपेक्षा कहेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वह व्यक्ति जो है गड्ढे में गिरा, गड्ढे में गिरने की वजह से उसके पैर, हाथ और नाक, मुंह जितने भी थे सारी जगह पर उसको चोट आ जाते हैं। तो वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या फिर कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको कंपनसेशन देंगे, एंड उसकी जितनी भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत जितने भी उसको इंजरी हुई है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड मेडिकल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। ये इट इज कॉल्ड टॉर्ट हुआ। ओके, एंड इट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। क्यों क्या चीज कहा गया यहाँ पे कि किसी की उपेक्षा की वजह से अगर किसी को क्षति पहुंचती है तो आपको कंपनसेशन एंड आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आपको यहाँ पर आपको उसको सुविधा मुहैया कराना होगा। ओके, यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में टॉर्ट का जो यहाँ पर इंडिया में टॉर्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि नेग्लिजेंस की वजह से किसी को अगर हानि होती है तो आप जो है यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए लायबल होंगे। यहाँ क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मीन्स की कठोर दायित्व।
कठोर दायित्व जो है रॉयलिन वर्सेस फ्लेचर के केस से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 1868 LR3H2 330 के केस में बताया गया है कि अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं होता है फिर भी आपकी जो है ड्यूटी होती है। यहाँ पर इसको हम लोग, इस केस में क्या हुआ था उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर प्लेंटिफ का कोयले का खान था और डिफेंडेंट के द्वारा क्या किया जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर जलाशय खुदवाया जा रहा था। ओके, जलाशय को खुदवाया जा रहा था। ओके, यहाँ पर प्लेंटिफ का कोयले का खदान था, डिफेंडेंट के द्वारा जलाशय खुदवाया जा रहा था। अब क्या होती है कि जलाशय जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मीन्स की ठेकेदार के द्वारा खुदवाया जा रहा था कि जलाशय में पानी भरूंगा, जिसकी वजह से जब गर्मी होगी तो इसमें क्या होगा कि हम जो जितने भी लोग हैं उन लोग के लिए फायदा होगा। तो उसने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उपेक्षा, नेग्लिजेंस की वजह से क्या किया कि उसमें छोटे छोटे होल्स थे। क्या थे? अंदर गड्ढे में छोटे छोटे होल्स थे, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि उसने उस होल्स को बंद नहीं किया। क्या नहीं किया? बंद नहीं किया। तो अब क्या था कि जलाशय तो खुद गया, मीन्स की जलाशय तो खोदा जा चुका, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जलाशय में पानी भरा गया। तो पानी जब भरा गया तो जलाशय से होते हुए जो पानी क्या हुआ कि प्लेंटिफ के कोयले की खान में चला गया, कोयला का खान में चला गया। तो यहाँ पर प्लेंटिफ के कोयले की खान में अगर पानी जो है होल से होते हुए गया तो क्या हुआ कि कोयले की खान में करोड़ों करोड़ का जो अरबों अरब का कोयले का खान था वो नुकसान हो गया। किसकी वजह से? डिफेंडेंट की वजह से। तो यहाँ पर अब डिफेंडेंट का कहना ये था कि ये जो केस था ये कोर्ट के अंदर गया। डिफेंडेंट का कहना ये था कि मेरी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को मैंने काम दे दिया था। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है अच्छे से कार्य करें। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का कहना ये था कि अगर आप कोई भी डेंजरस वस्तु को अपने जो कैंपस में लाते हैं या फिर कोई भी डेंजरस वस्तु का अगर आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो आपको नेग्लिजेंस नहीं करना होगा, आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। अगर सावधानी बरतने के अंतर्गत आपने कोई भी अगर सावधानी बरतने में आपने चूक करते हैं, उस चूक के अंतर्गत किसी को क्षति होती है, उस चूक के अंतर्गत आपको किसी का लॉस होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होंगे। तो डिफेंडेंट को कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबल माना। अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आप जिम्मेदार होंगे। ये आपका हो जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। यहाँ पर रॉयलिन वर्सेस फ्लेचर का केस आप लिख लेंगे, 1868 का केस है। ये केस में ये चीज बताया गया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व, कि अगर आपकी फॉल्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी आपकी ड्यूटी होती है कि आप जो है कोई भी डेंजरस वस्तु को अगर आप अपने यहाँ पे ला रहे हैं, अपनी भूमि पे ला रहे हैं, तो आप जो है एक भी चूक नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे चूक हो जाती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। यहाँ आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समझ लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, पूर्ण दायित्व। पूर्ण दायित्व आखिर क्या होता है? यहाँ पर पूर्ण दायित्व के बारे में बोला है कि बिना किसी दोष के उत्पन्न हो जाता है। ये भी आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल MC मेहता का केस आपको याद होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। MC मेहता का केस है, 6 दिसंबर 1985 का केस था। इसमें क्या था कि ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। ओलियम गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हानि हुई थी, बहुत सारे लोगों को इंजरी हुई थी, यहाँ तक कि एक वकील की मौत भी हो गई थी। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने इसमें कोई गलती नहीं किया। आप आजकल आप देख रहे थे 1 या 2 मंथ पहले कहीं पे गैस का रिसाव हुआ था, तो आई थिंक आपको याद होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा कांड था, वो कौन सा गैस लीकेज था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि अन्य जो बच्चे हैं उन लोग को भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि 2 या 3 मंथ पहले कुछ गैस लीक हुआ था, वो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है।
यहाँ पर एक और केस हुआ था भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड में ये हुआ था कि भोपाल गैस कांड में एक एसिड का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग जो है लंगड़े लूले अंधे हो गए थे। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी गलती नहीं थी। यहाँ पर आपका पूर्ण दायित्व बनता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है कि आप इसके लिए जिम्मेदार होगे। आप क्या करते हो कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आप एक क्या कर रहे हैं कि एक गैस का उत्पादन के लिए आप जो है एक कारखाना खोल के रखे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपसे कोई चूक ना हो। अगर आपसे चूक हो जाती है जिसकी वजह से कितने सारे लोग मर जाते हैं या फिर कितने सारे लोग इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अगर इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है, मीन्स पूर्ण दायित्व बनता है कि इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ क्लियर है? ओके, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 2 मंथ पहले कौन सा गैस लीक हुआ था, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं एनसी मेहता का केस यहाँ मैंने लिखी हूँ, आप इसे नोट आउट कर लेंगे। नर्वस शॉक, मानसिक आघात क्या होता है? मानसिक आघात ओके, यहाँ पर इसको हम लोग मानसिक आघात के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर एक लेडी थी, इसका मैं बाल भी बना देती हूँ। एक लेडी थी, ओके, और यहाँ पर एक उसका बच्चा आया। बच्चा आया और जाकर अपनी माँ से कहता है कि मम्मी 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 मम्मी, क्या, यहाँ ध्यान सुनिएगा, मम्मी 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 पापा का एक्सीडेंट हो गया है, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ मम्मी कि उनका पैर हाथ मुंह सारे जितने भी थे सारे जो सर था सारा फट गया है। अब क्या होता है कि मम्मी जो है इतनी घबरा जाती है कि उसको नर्वस शॉक लग जाता है। नर्वस शॉक मीन्स कि वही वो औरत जो है, उसकी माँ जो है बेहोश हो जाती है, वही बेहोश हो जाती है। तो ये चीज आपका नर्वस शॉक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को लीगल इंजरी होती है। लीगल इंजरी नहीं कह सकते हैं, बॉडीली इंजरी होती है, मीन्स कि इसका बॉडी इफेक्ट हो गया। बॉडी इफेक्ट क्यों हुआ? यहाँ पर मैंने बताई थी कि बॉडी इंजरी इज कॉल्ड टॉट। तो बॉडीली इंजरी हुआ तो उसकी माँ जो है वही की वही बेहोश हो जाती है। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद मर भी सकती है, या हो सकता है कि ऐसा उसको आघात दे दिया गया जिसकी वजह से वो कोमा में भी जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति को जो है इस तरीके का जो सिचुएशन जब रहता है तो बहुत ही धीरे धीरे बताना चाहिए, इतना घबरा कर नहीं बताना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो ये लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसकी वजह से इसकी माँ जो है, इसकी माँ को कोमा में चली गई, या फिर हम कह सकते हैं बेहोश हो गई। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल इसका लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉडीली इंजरी हुई। ओके, इसे हम लोग कहेंगे मानसिक आघात या फिर नर्वस शॉक। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ, और मैंने प्लेलिस्ट में लगभग 31-32 वीडियो जो है अपलोड की हूँ। तो आप जो है अगर आप सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट अगर आपको क्विकली अगर टॉप को पढ़ना है तो आप मुझे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। एंड यहाँ पर चलते हैं हम लोग न्यूसेंस की तरफ। न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस मीन्स उपताप। क्या होती है न्यूसेंस? न्यूसेंस क्या होता है कि जैसे कि आप जो है कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सिनेमा देखने जा रहे हो, आपके यहाँ आप सिनेमा देखने गए, थिएटर के बगल में एक घर रहता है, सारे लोगों के घर रहते हैं, ये थिएटर रहता है। तो यहाँ पर क्या होती है कि आप जो है इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, सलमान खान की मूवी लगी है और आप इतनी एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप क्या करते हैं कि थिएटर के कैंपस में बाइक को न रखकर इसके घर के सामने रख देते हैं अपनी बाइक को। ओके, बाइक को इसके सामने रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है ना। ऑफ कोर्स आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो दरवाजा है यहीं पे है और आपने सारे बाइक है, कार है, आपने इसके घर के सामने रख दिए।
तो आप क्या कर रहे हो, न्यूसेंस कर रहे हो, न्यूसेंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, न्यूसेंस कर रहे हो। तो इस तरीके का न्यूसेंस जो है आपका न्यूसेंस कहलाएगा, इस तरीके का कार्य जो है न्यूसेंस कहलाएगा। इसके अंतर्गत 268 के अंतर्गत आपको आईपीसी के सेक्शन 268 के अंतर्गत यहाँ पर पनिशेबल होगा। और न्यूसेंस जो है, टू टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस क्यों कहा गया है? पब्लिक न्यूसेंस मीन्स ये होता है कि जिससे पब्लिक इफेक्ट होती है। पब्लिक मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और आप जो है इतना हॉर्न मारने लगते हैं, इतना हॉर्न मारने लगते हैं कि जिसकी वजह से जितने भी पब्लिक लोग हैं उसको इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये क्या हो गया, आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, उपताप कर रहे हैं, पब्लिक उपताप कर रहे हैं। एंड प्राइवेट उपताप क्या होता है? जैसे कि आप जो है एक अपार्टमेंट पे रहते हैं, अपार्टमेंट में रहने पर आप क्या करते हैं कि आप जो है एक टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, और आप जो है इतने जोर जोर से वायलिन बजा रहे हैं, इतने जोर जोर से हारमोनियम बजा रहे हैं, इतने जोर जोर से आप जो है जो आपका जो भी आपके म्यूजिक कंटेंट होते हैं उसको आप बजा रहे हैं, जिसकी वजह से बगल वाले फ्लैट को प्रॉब्लम हो रही है। फ्लैट में बहुत सारे लोग, आप जानते होंगे कि अपार्टमेंट पे फ्लैट वाइज फ्लैट बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आप म्यूजिक टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बहुत ही घटिया तरीके से रात में आप क्या करेंगे, टीवी का वॉल्यूम तेज करके बजाने लगेंगे, या फिर आप बहुत तेज तेज से आप कोई भी संगीत को सुनने लगेंगे, म्यूजिक सुनने लगेंगे, जिसकी वजह से बगल वाले लोगों को प्रॉब्लम होने लगे। तो इट इज कॉल्ड क्या होगी, न्यूसेंस होगा। ये कौन सा न्यूसेंस होगा? ये हो जाएगा आपका प्राइवेट न्यूसेंस, क्योंकि आप जो है घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपका न्यूसेंस हो जाएगा। ओके, उपताप आपका कहलाएगा न्यूसेंस। ये आपका आईपीसी के सेक्शन 268 के अंतर्गत आपका पनिशेबल होगा। अब यहाँ पर आजकल आपको कोरोना वायरस चल रहा है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि 268, 269, 217 आपका जो है पनिशेबल है। अब क्या होती है कि कोरोना के अंतर्गत भी आप जो है क्या करते हो कि आपको कोरोना हो गया है, लेकिन आप जाके जानबूझ के किसी भी दुकान में जाके कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, या फिर पब्लिक प्लेस में खड़े हो गए, जिसकी वजह से जितने भी पब्लिक लोग थे उन लोगों को कोरोना हो जा रहा है। कोरोना होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि फैलने वाली बीमारी है। तो आप क्या कर रहे हो, एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। आपकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे लोगों को संक्रमण फैलने, यहाँ पर न्यूसेंस क्लियर हो गया है अब आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिफॉर्मेशन मीन्स होती है मानहानि। आपका ऐसा कोई भी कथन या आपका ऐसा कोई भी प्रकाशन जिसकी वजह से किसी की रेपुटेशन को लॉस होता है, तो उसे हम लोग मानहानि कहते हैं। मानहानि दो प्रकार का होता है, दो प्रकार, जैसे कि स्लेंडर, जो ओरल स्लेंडर मीन्स कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा कोई भी चीज कहता है जिसकी वजह से जो आपको कानों के अंतर्गत सुनाई देता है, जो कानों को सुनाई दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा कुछ कहते हैं कि जिसकी उसकी प्रतिष्ठा या फिर उसका रेपुटेशन, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर हानि पहुंचती है। फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है स्कूल का, कॉलेज का, तो उसमें उसके ऊपर आपने चार समाज में हल्ला कर दिया, चार समाज में कह दिया कि ये जो स्कूल है इसके अंतर्गत जो प्रिंसिपल है, जो भी स्टूडेंट को एडमिशन लेता है वो क्या करता है कि डोनेशन लेता है, इसके बाद में अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन लेता है। तो ये क्या कर रहे हैं, जबकि वो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के द्वारा डोनेशन लिया भी नहीं जाता है स्टूडेंट के द्वारा, स्टूडेंट से, लेकिन फिर भी ऐसा चारों तरफ फैला दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि सुनाई दे रहा है, मीन्स कि कहा जा रहा है, ये एक ओरल है। तो ये आपका स्लेंडर हो जाएगा, स्लेंडर मानहानि कर रहे हो आप। अब यहाँ पर रिटेन मीन्स हो जाता है लाइबल। यहाँ पर कोई भी कथन को आपने क्या किया कि प्रकाशित कर दिया, मीन्स कि पेपर में पब्लिश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या कहा कि मेरे पड़ोस की एक लड़की जो क्या करती है कि एक लड़के से मिलने गई और वहीं पे वो रह गई, और आपने नेक्स्ट डे क्या किया कि आपने उसका पेपर में उसको प्रकाशित करवा दिया, पब्लिश करवा दिया। तो इस तरीके का जो आप क्या कर रहे हो कार्य, किसी की प्रतिष्ठा या फिर किसी की रेपुटेशन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, लांछन लगा रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, रिटेन, लिखित है। प्रकाशित करना, पब्लिश करना मीन्स कि आपने पेपर में आउट कर दिया, लिखित है,
जिसको बहुत सारे लोग, सोसाइटी लोग पढ़ेगा और उसके रेपुटेशन को, मीन्स उस लड़की के रेपुटेशन को नहीं बल्कि उस लड़के के, उसकी फैमिली को, उस सोसाइटी को भी, उसकी रेपुटेशन को भी यहाँ पर चोट पहुँचेगी। तो ये आप क्या कर रहे हो, मानहानि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मान हानि मीन्स की मान प्रतिष्ठा की हानि करना, तो ये आपकी हो जाएगी डिफॉर्मेशन। ये आईपीसी के 499, आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 के तहत पनिशेबल है। ओके, तो यहाँ आपने सिलेंडर एंड आपका हो जाता है लाइबल को आपने समझ लिया। सिलेंडर मीन्स होती है कि ओरल, जो कहा जा सकता है आपका मौखिक, एंड रिटेन लिखित हो जाता है लाइबल। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्वेंडो। इन्वेंडो मीन्स होती है वकोक्ति। यहाँ पर ये जब लीगल मैगजीन्स पढ़ा रही थी तो उसमें बताई थी कि व्हाट इज इन्वेंडो। जैसे कि एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति से कहता है कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, तुम किसी की घड़ी नहीं चुरा सकते हो। तो यहाँ पर पहले तो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका ईमानदार, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि चोरी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स कि पहले कहा कि उसने तुम ईमानदार हो लेकिन तुम घड़ी चोरी नहीं कर सकते हो। पहले तो आपको प्रशंसा योग्य लगा, लेकिन उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेंशन क्या था कि चोरी करना, मीन्स कि चुरा नहीं सकते हो, अपमान करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका इंटेंशन यही था कि किसी व्यक्ति को प्रशंसा करके किसी का अपमान करना। तो ये इन्वेंडो क्या हुआ, अपमान हुआ, मानहानि हुआ। तो ये भी आपका डिफॉर्मेशन हो जाता है। इन्वेंडो इज डिफॉर्मेशन। ओके, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में कि व्हाट इज इन्वेंडो, तो आप मानहानि टिक लगाएंगे। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट लिखी हूँ। स्टेट कमीशन या फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, नेशनल कमीशन। इसके अंतर्गत अगर आपको किसी भी सामान की क्षति होती है तो आप कितने लाख से कितने लाख तक आप जो है क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टेट कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आप जो है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़, एंड आपका हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आप जो है 20 लाख से नीचे, 20 लाख से नीचे आप जो है बिलो 20 लाख क्या कर सकते हैं, आप सामान की क्षति होती है 20 लाख से नीचे की, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेशनल कमीशन के अंतर्गत अगर आपको 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो आप जो है सीधे आप जाके नेशनल कमीशन में आप इस क्षति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिखी हूँ डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट करने से पहले मैं थोड़ा इसको यहाँ पर ये चीज़ बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, लिबर्टी, बॉडली इंजरी इज द क्या होगा, टॉर्ट। ओके, इज कॉल्ड टॉर्ट। एंड टॉर्ट अगर होता है तो कहाँ आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में। तो ये आपका क्या हुआ, सिविल लॉ हुआ या फिर सिविल रॉन्ग कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। ओके, टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग बट क्या होगा आपका, क्रिमिनल केसेस इज नॉट सिविल रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। यहाँ पर देखिए मॉनेटरी लॉस विदाउट लीगल इंजरी। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ भी एक डायग्राम बना रही हूँ, तो यहाँ ध्यान समझिएगा। मैं क्या करती हूँ कि मेरा YouTube का जो बिजनेस है बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि आजकल ठेला, आप देख रहे होंगे कि ठेले वाले लोग बहुत रुपया कमा रहे हैं। तो लॉकडाउन आजकल खुल गया है तो आपको पता है कि ठेले वाले लोग कितने रुपए कमा रहे हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं एक ठेला लगाऊँ। अब मैं किस चीज़ का ठेला लगाऊँ, पाव भाजी का ठेला लगाऊँ। और मैंने क्या करती हूँ, BHU गेट के बाहर पाव भाजी का ठेला लगाती हूँ और एक पाव भाजी का रेट 100 रुपीज़ रखती हूँ। एक पाव भाजी का रेट 100 रुपीज़ रखती हूँ। और मैं
इतनी अच्छी तरीके से पाव भाजी बेचती हूँ, इतने अच्छे तरीके से पाव भाजी बेचती हूँ कि जितने सारे बीएचयू के स्टूडेंट हैं एंड फिर वाराणसी के लोग हैं, सारे लोग मेरे ठेले पे पाव भाजी खाने के लिए आते हैं। अब मेरा ठेला जो है लगभग उसकी अगर कहा जाए तो मंथली जो है 30,000 से 40,000 एबव की इनकम कर रहा था। तो अब मैं सोचती हूँ कि ठेले से मैं सीधे अब चली जाती हूँ होटल। अब मैं होटल खोल लेती हूँ, होटल के अंतर्गत अब मैं पाव भाजी बेचूंगी। अब मैंने होटल खोल लिया और उसमें मुझे इनकम जो है मंथली की इनकम बताया जाए तो 1 लाख से एबव मेरी इनकम हो रही थी। ओके, तो अब मेरा देखते हुए, इस पाव भाजी की दुकान को देखते हुए, इस पाव भाजी की होटल को देखते हुए कि मैं इतना ग्रो कर रही हूँ, मैं लगभग 1 लाख से एबव जो इनकम कमा रही हूँ, तो मेरा स्टूडेंट जो है बगल में पाव भाजी का दुकान खोल लेता है और उसमें उस दुकान में उसने इतनी अच्छी लाइटिंग लगाई, बहुत सारे फ्लावर पॉट रख दिए और बहुत अच्छे तरीके से उसने डेकोरेट करके पाव भाजी का एक अपना दुकान खोल लिया। उसने रेस्टोरेंट टाइप का बनाया। मेरा तो आपका एक होटल था, लेकिन उसने बहुत ही चमकता धमकता हुआ रेस्टोरेंट बना लिया। तो क्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मुझे 1 लाख से एबव 1 लाख से एबव इनकम होती थी, अब जो मेरे स्टूडेंट है उसका दुकान खोल लेने के कारण मेरा 1 लाख से 1 मंथ का इनकम जो है घट कर 60,000 हो जाता है। और जितने भी जो बीएचयू के स्टूडेंट थे और जितने भी वाराणसी के लोग थे, जाके इसके जो रेस्टोरेंट है चमक धमक देखते हुए इसके रेस्टोरेंट में खाने लगते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होती है, आपको क्या लग रहा होगा कि मैम क्या एक पाव भाजी बेचने वाला का 1 लाख इनकम हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। आप ठेले वाले लोग को, होटल वाले लोग को कम मत समझिएगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने जब यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और वो भी पाव भाजी बेचने का, वो भी किस चीज़ का, पाव भाजी ही बेचने का उसने रेस्टोरेंट खोल लिया। तो यहाँ पर मेरी इनकम जो है 1 मंथ की इनकम जो है 60,000 से घट गई, मीन्स कि 1 लाख से घट गया 60,000 पर हो गया और इसकी इनकम जो है 1 लाख से एबव हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे मॉनेटरी लॉस हुआ, मीन्स कि मनी की लॉस हुई। मनी की लॉस हुई ना, मनी की लॉस हुआ। बट क्या लीगल इंजरी हुई? नहीं लीगल इंजरी हुई, मीन्स कि मुझे लीगल इंजरी नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर मुझे लीगल इंजरी नहीं हुई, मीन्स कि मुझे अगर कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई, तो यहाँ पर मुझे लीगल रेमेडी मुझे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? लीगल रेमेडी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को व्यापार बिजनेस करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर मेरा अगर अधिकार था कि मैं इस ठेले को खोलूँ, इस होटल को खोलूँ, पाव भाजी बेचूँ, तो हमारे स्टूडेंट का भी राइट्स था कि वो भी एक मेरी तरीके का ही रेस्टोरेंट खोलकर और उस तरीके का पाव भाजी बना के बेच सके। तो यहाँ पर मॉनेटरी लॉस तो हुआ, बट लीगल इंजरी जो है यहाँ पर नहीं हुई। ओके, तो यहाँ आपने क्लियर किया कि जब तक आपको लीगल इंजरी नहीं होगी तब तक आपको लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी, भले ही आपको मॉनेटरी लॉस क्यों ना हो। ओके, यहाँ तो डैमनम साइन इंजूरिया आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है। लीगल रेमेडी इज अवेलेबल। यहाँ पर कैसे लीगल रेमेडी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैम आपने क्या लिख दिया, ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये है हमारे अरविंद केजरीवाल, ये है हमारे राहुल गांधी। अब नेक्स्ट आपका जो चुनाव होता है उसमें 3 व्यक्ति जो है खड़े होते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। अब क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ वोट देने जाती हूँ। अब मेरे मन में यही क्वेश्चन होगा, मेरे मन में यही सवाल उठेगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूँ, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है वो राहुल गांधी को वोट देगा, कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल को वोट देगा। तो मैं जाती हूँ वोट देने, और वहाँ के जो वोट देने वाले जो अधिकारी थे, वोट दिलाने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा कि आप हटिए, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम खत्म हो गया है, आप जाइए यहाँ से। जबकि टाइम था, लेकिन वो मुझे वोट नहीं देने दिया। और क्या हुआ कि एक जो वोट था उसकी कमी हो गई। भले ही नरेंद्र मोदी जी जीत जाए,
ओके, नरेंद्र मोदी जी जीत जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो है यहाँ पर मैंने क्या किया कि मुझे एक तरीके से कहा जाए कि मुझे यहाँ पर लीगल राइट्स था। क्या चीज़ का लीगल राइट्स था? कि मुझे यहाँ पर वोट देने का लीगल राइट्स था, लेकिन वोट मुझे नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर लीगल इंजरी हुई क्या? ऑफकोर्स लीगल इंजरी हुई। मॉनेटरी लॉस हुआ क्या? मेरे पैसे की हानि हुई क्या? नहीं हुआ, मुझे पैसे की हानि नहीं हुई। ओके, यहाँ पर पैसे की हानि हुई थी, पैसे की हानि हुई थी, लेकिन लीगल रेमेडी नॉट अवेलेबल। यहाँ पर पैसे की हानि जो है नहीं हुई है, पैसे की हानि नहीं हुई है, लीगल इंजरी हुई है। क्यों लीगल इंजरी हुई है? क्योंकि वोट देने का अधिकार सबका है। यहाँ पर लीगल इंजरी हुई है तो लीगल रेमेडी मुझे मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगा। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का टॉट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक और पॉइंट ये चीज है कि टॉट इज सिविल रॉन्ग, यहाँ मैंने पहले ही बता दी हूँ। एंड टॉट नॉट क्रिमिनल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग एंड क्राइम। ओके, टॉट क्राइम या क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, यह एक सिविल रॉन्ग है, दीवानी दोष है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके इतने सारे अगर कोई भी चीज़ों का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप सिविल कोर्ट में आपका मामला जो है चल सकता है, सुनवाई चल सकती है। और जहाँ आपका क्रिमिनल, अगर आपके जैसे मार काट, रेप, दंगा फसाद, ये सब जैसी आपकी घटना होती है, ये सब जैसे अपराध होते हैं, तो आपका क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत उसका मामला चलेगा। तो यहाँ क्लियर है आपको, और ये आप नोट आउट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैंने वीडियो कैसा बनाई हूँ।